दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। बीजेपी में बदलाव की शुरुआत शुरू हो गई है। नितिन नवीन जी की एक लिस्ट आई है। कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन कुछ शायद अभी बाकी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भी एक लिस्ट आनी थी, लेकिन लिस्ट आते आते अचानक रुक गई। रुक क्यों गई? क्योंकि महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली बुला लिए गए और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई। इसके ही पीछे सारा राज है कि वो लिस्ट आखिर रुकी क्यों हुई है। तो क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं बीजेपी में? अभी इतनी खलबली क्यों है और ये बदलाव क्या है और वो लिस्ट क्यों रुकी है? ये सब कुछ बताएंगे हमें संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी में बहुत कुछ बदला जा रहा है, लेकिन बदलने के पीछे भी कुछ कुछ राजनीति है। क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए अंशु जी, बिल्कुल ये राजनीति। कल हमने स्टोरी करी थी और तकरीबन 2 महीने पहले मैंने स्टोरी करी थी जिसमें मैंने बताया था कि स्मृति ईरानी की जोरदार वापसी होने वाली है। हाँ, वरुण गांधी वाला मामला जो है वो कहीं ना कहीं अटक गया है। वरुण गांधी की भी लिस्ट में वरुण गांधी का भी नाम था। अचानक क्या हो गया, कैसे कटा, ये पता नहीं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, आज सुबह ये लिस्ट आनी थी। ये एक शुभ मुहूर्त तय हो गया था कि सुबह हम इस लिस्ट को लाएंगे ताकि वो दिन भर चैनल का एजेंडा बनता रहे। ये तमाम चीजें तय थी। अचानक अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या आप दिल्ली आ रहे हैं, तो वो हंसते हुए ठाठा लगाते हुए टाल जाते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। याद है कि मुख्यमंत्री की बजाय जब वो गाड़ी में बैठे थे, एक नाथ शिंदे को लेकर जा रहे थे, उन समय उनको कहा गया कि आपको सीएम नहीं बनना है, डिप्टी सीएम बनना है। उस समय भी बड़ी ही कलाकारी से उन्होंने उस अपमान के घूंट को भी पी लिया। बाद में वही एकनाथ शिंदे आज उनकी सरकार में डिप्टी सीएम है। तो खैर, उनको बुलाया गया और उसके बाद मेरे हाथ में ये लिस्ट है, नितिन नवीन की नई लिस्ट है। इसमें ऊपर के कुछ पन्ने गायब कर दिए गए। यानी वो लिस्ट जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम था, वो लिस्ट जिसमें राजनाथ सिंह की छुट्टी होनी थी, वो लिस्ट जिसमें बहुत सारे नाम मोदी के करीबियों की विदाई होनी थी, वो लिस्ट आज जारी नहीं की गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो योगी आदित्यनाथ के नाम वाली लिस्ट थी वो अटक गई देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात करने के बाद। और इस बीच असम से भी एक बड़ा बयान, वो जो दिमागी नक्सल वाला जो प्रधानमंत्री का था, उस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान आया कांग्रेस के नेता पर कटाक्ष करते हुए। तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का हंगामा मचा हुआ है, जिस तरह का संग्राम मचा हुआ है, और हमें बहुत सारी चीजें बताई जा रही है। सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। ये कहा गया था कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा बीजेपी की नेशनल टीम में। तब से लेकर आज तक 33% आरक्षण आज तक बीजेपी अपने संगठन में महिलाओं को नहीं दे पाई है। और ये जो नई लिस्ट भी आई है, इसमें 13 जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये महिलाओं का कोटा पूरा करना था, तो महिलाओं के कोटे में उपाध्यक्ष में डाल दिया। उपाध्यक्ष बीजेपी के हायरकी में कोई बहुत बड़ी पद नहीं माना जाता है। 13 में से 5 महिलाएं, और जो सबसे ताकतवर पद होता है महासचिव का, उस ताकतवर पद की लिस्ट पर अगर आप जाते हैं तो उस ताकतवर लिस्ट में 8 नाम है, और 8 में से महिलाओं का नाम सिर्फ एक है, महिला का नाम, वो है स्मृति ईरानी। तो ये किस तरह की लिस्ट आई है? ये बड़ी दिलचस्प लिस्ट है। इस लिस्ट पर विस्तार से शिव जी के साथ मैंने चर्चा की है। बिहार के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की गई है अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद, अजीत द्विवेदी जी से चर्चा की है। लोग चाहे, हमारे दर्शक चाहे तो जाकर सुन सकते हैं। लेकिन मैं इस खबर पर आता हूं। ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट पर इसमें योगी आदित्यनाथ के करीबी, योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से आने वाले, जो योगी के कोटे से राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे, जो योगी के कोटे से राज्यसभा भेजे गए थे। और ये बिल्कुल उसी तरह का माहौल था जैसे नरेंद्र मोदी को जब दिल्ली आना था, उससे पहले उन्होंने अमित शाह को दिल्ली भेजा था, राजनाथ को कह के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। योगी उसी पैटर्न पे, योगी उसी को फॉलो करते हैं। रैलियों में योगी योगी के नारे लगवाना, टाइम मैगजीन में खबर छपवाना, अखबारों और मीडिया को मैनेज करना, संपादकों को मैनेज करना, ये तमाम तरह की चीजें वो करते रहते हैं। एक दो गलतियां उनसे हो गई जहां वो फंस जाते हैं कि उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं है, शायद इसको समझने में थोड़ा सा वो चूक गए कई बार। लेकिन हुआ क्या कि राधा मोहन दास अग्रवाल आए। ये वो थे जो कई बार के विधायक थे। योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी थी, जिस सीट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद लड़कर विधायक बने। तो ये ताकतवर पद थे। योगी के आंख नाक कान सब थे वो दिल्ली दरबार में, दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय।
इनकी विदाई होगी। अब ये राष्ट्रीय महासचिव नहीं है और ये फॉर्मूला था कि इनकी विदाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला लेने वाली इकाई है, जब हम ऊपर से आते हैं अंशु जी, तो बीजेपी की वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले मार्गदर्शक मंडल है। अब मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी है, जोशी जी है, राजनाथ है, नरेंद्र मोदी है। आज तक बैठक नहीं है। उसके नीचे आएंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड दिखेगा, सबसे ताकतवर इकाई है फैसला लेने वाली। और फिर केंद्रीय चुनाव समिति है जो लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवारों का फैसला करती है, टिकट बंटवारे का फैसला करती है। वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और चुनाव समिति है, उसकी लिस्ट आज नहीं जारी की गई है, जबकि ये माना गया था, ये समझौते के तहत ही था कि योगी आदित्यनाथ के करीबी को हम टीम से हटाएंगे और योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा। याद दिला देता हूं दर्शकों को, इससे पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। उसके बाद किसी मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो भी संसदीय बोर्ड के सदस्य नहीं है। जो नई टीम बनने वाली थी उसमें संसदीय बोर्ड में योगी आदित्यनाथ का आना तय था। उस संसदीय बोर्ड से राजनाथ की भी छुट्टी होनी तय थी। राजनाथ का तो पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कि सुपड़ा साफ कर दिया गया। उनके करीबी रिश्तेदार जो उनके कोटे से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी बने थे, अरुण सिंह, उनकी महासचिव के पद से छुट्टी हो गई है। उनके जो राजनीतिक सलाहकार रहे हुए हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता की लिस्ट भी आज नहीं आई है। वो शुरू के पन्ने गायब है और पीछे के पन्ने गायब है। इसका मतलब एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। अब जो बड़ी स्टोरी निकलकर सामने आ रही है कि शायद क्या कई अन्य मुख्यमंत्रियों को भी अकोमोडेट किया जाएगा संसदीय बोर्ड में, ताकि योगी आदित्यनाथ का कद ना बढ़े। योगी आदित्यनाथ अगर इकलौते मुख्यमंत्री होते जो संसदीय बोर्ड का हिस्सा होते तो उनका कद बड़ा हो जाता। तो देवेंद्र फडणवीस को भी लाया जा सकता है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी लाया जा सकता है। यानी अब मुख्यमंत्रियों की एक पूरी फौज जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति करने के लिए लाया जा सकता है। और इस बीच बता दूं मैं कि नितिन नवीन और बीएल संतोष वो रवाना हो गए आंध्र प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक है और उसके बाद वो 19, 20, 21 अगस्त को 3 दिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अखिल भारतीय समन्वय बैठक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 30 से ज्यादा जो उनके संगठन है, 32 के आसपास, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महासचिव होंगे। इनको रिपोर्ट करनी होगी वहां। नितिन नवीन और बीएल संतोष पूरी रिपोर्ट करेंगे, नई टीम के बारे में भी रिपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का जो मामला अटक गया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में अंशु जी 22 अगस्त को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो ये जो बड़ा हंगामा या बड़ा ड्रामा जो है, दिल्ली से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लखनऊ, लखनऊ से नागपुर, अब नागपुर वाले सारे आंध्र प्रदेश अभी पहुंच गए मीटिंग के लिए, तो लखनऊ से मुंबई, ये बीजेपी के अंदर जो बड़ा ड्रामा है अभी जारी है। योगी आदित्यनाथ उभरना चाहते हैं, राजनीति में कद बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गुजराती लॉबी उनके कद को छोटा करना चाहती है। इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस चर्चा में रखने जा रहे हैं। जी अर्जुन जी, तो यानी कि बहुत कुछ अभी होना है। बीजेपी में इंतजार किया जा रहा था, भाई नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बहुत समय हो गया, नई टीम क्यों नहीं आ रही। शायद नई टीम को लेकर बहुत सारा मंथन था और इस बीच समीकरण बहुत से बदल गए। दतिया और बांकीपुर में चुनाव हार गए, जंतर मंतर का आंदोलन हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, बहुत सारी खलचल हो गई। और भाई छात्रों पर जिस तरह से प्रहार हुआ उसको लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संसद में बयान को लेकर भी चर्चा हो गई, जो कि हुआ नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर अगर कहा जाए कि वो एक उसकी बैकग्राउंड बनाता है कि इस लिस्ट में किस तरह के परिवर्तन होंगे। और जाहिर सी बात है कि नागपुर से भी तो कहीं ना कहीं कोई संकेत जरूरी आ रहे होंगे। और क्या ये संकेत इसी में छुपे हुए हैं जो आप बता रहे हैं कि भाई जो योगी की लिस्ट आनी थी वो नहीं आई और फिर फडणवीस यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या कहीं कोई प्रेशर काम कर रहा है, क्या चेंजेस करवाए जा रहे हैं, क्या जैसे आप बता रहे हैं कि बाकी राज्यों के या क्षेत्रीय जो क्षत्रप है उनके कुछ उनकी आकांक्षाएं हो सकती हैं, अकोमोडेट करने की कोशिश हो सकती है। क्या ये भी कह सकते हैं कि पार्टी में जो ये दो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, उनका होल्ड और उनका जो कहा जाए दबदबा या शिकंजा सब कुछ वो तय करते थे, वो वैसा ही है?
या कम हुआ है, ये आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले दर्शकों से एक अपील, गुजारिश, अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कहिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब आते हैं हम बात पर, जो आज की खबर है। तो हो क्या रहा है, ये राजनीति के पीछे आखिर दरअसल है क्या? क्या पार्टी के अंदर की खींचतान है, आरएसएस का कहीं कोई दबाव है, या फिर क्योंकि इतनी साधारण बात नहीं है कि योगी और फडणवीस ऐसे ही दिल्ली आ जाएं, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें तो वो तय करते हैं। तो उसी पर अभी इंतजार किया जा रहा है। तो क्या जो नाम आएंगे, उन नामों को शामिल करवाने के पीछे किसकी दखल अंदाजी या किसका प्रेशर होगा, ये बताइए। देखिए अंशु जी, नाम जो आएंगे, देखिए संसदीय बोर्ड जो है, यहाँ पे तो आप देखिए कि इन्होंने जो लिस्ट बना दी है। अब ऋतुराज सिन्हा, जो एसआईएस कंपनी के मालिक के बेटे हैं, एक जमाने में पांचजन्य को भी चलाते करते थे, आर के सिन्हा के बेटे, वो राष्ट्रीय सचिव थे। राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाकर अब उनको एक सेल का जो है, वो उनको प्रकोष्ठ संकुल का सह संयोजक बना दिया गया। अब ये प्रमोशन है या डिमोशन, वो देख लीजिए। तरुण चुग जो थे, वो राष्ट्रीय महासचिव थे। अब तरुण चुग को राष्ट्रीय महासचिव से हटा के सिर्फ और सिर्फ कार्यालय प्रभारी पर रख दिया गया है। हालांकि कार्यालय प्रभारी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, लेकिन इससे पहले जो अरुण सिंह थे, वो कार्यालय प्रभारी होने के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव भी थे। तो ये तरुण चुग का प्रमोशन है या डिमोशन है, वो हमें देखना पड़ेगा। और राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर वो क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, इस बात का कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पास बहुत ज्यादा ताकत होती नहीं है। लेकिन अब संसदीय बोर्ड का जिक्र कर लेते हैं कि संसदीय बोर्ड क्या है। नितिन नवीन अध्यक्ष है, 46 साल की उम्र के हैं। उसके बाद चूंकि वन लाइनर लेके आना है, एवरेज एज कम करनी है, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब 76 साल के होने वाले हैं। तो भाई वो तो हटेंगे नहीं, चूंकि सरकार के मुखिया है, तो संसदीय बोर्ड के सदस्य वो बने रहेंगे। तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह आते हैं, जो पिछले महीने 75 वर्ष के हो गए हैं। राजनाथ सिंह की संसदीय बोर्ड से विदाई लगभग लगभग तय मानी जा रही है। लिस्ट में नाम नहीं था उनका, अब वो अटक गया है। तो क्या नया खेला होगा, क्या राजनाथ उसमें रहेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि संघ नहीं चाहता कि राजनाथ जैसे बड़ा आदमी जो है, एक तो अरुण सिंह को मुख्यालय से छुट्टी कर दी आपने, संघ को कोई खबर ही नहीं मिलेगी, और राजनाथ सिंह भी अगर छुट्टी हो जाएंगे तो फिर इसके बाद कोई बचेगा नहीं, इसके बाद कोई सामने दिखेगा नहीं। तो इसका असर जो है वो संघ की चीज पर निश्चित तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है अंशु जी। संतोष जी, इसमें एक एक अहम जो जानकारी है वो मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि ये तो बता दिया आपने कि भाई राजनाथ सिंह का पत्ता कट सकता है, और आप पहले भी इसको बता चुके हैं। आपने कहा कि एक ही महिला है, उसमें नाम है स्मृति ईरानी का। तो क्या माना जाए कि स्मृति ईरानी का वनवास अब खत्म हो रहा है, काफी लंबा उनका वनवास हो गया, और जो पार्टी की स्थिति हुई है अभी, तो क्या समझा जा रहा है कि ऐसे नेताओं को फिर जगह दी जाए जिनको हाशिए पे डाल दिया गया था? और भी क्या कुछ हो सकता है? आखिर वो लिस्ट जो है, जो रुकी हुई है, उसमें कौन से ऐसे चेहरे आ सकते हैं? आपका तो इतना अनुभव है, इतनी आपकी नेताओं से बातचीत होती है और खबरें अंदर की आप ढूंढ कर लाते हैं, तो आखिर कौन से नामों के ऊपर गाड़ी अटकी हुई है, और कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर जो है बातें भटकी हुई हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि स्मृति ईरानी का वनवास खत्म हुआ है, लेकिन अब भाजपा में कई अलग तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। देखिए, अमित मालवीय की छुट्टी क्यों हुई? क्योंकि अमित मालवीय का कद बीजेपी के कद से बड़ा हो गया था। अब कहीं भी आईटी सेल आता है तो आईटी सेल के साथ अमित मालवीय का नाम आ रहा था, तो इसलिए उनकी छुट्टी होने का एक ही कारण था। अब स्मृति ईरानी का कद किसी भी मायने में अंशु जी नितिन नवीन से तो बड़ा है, लेकिन वो नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महासचिव है। कई महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभारी भी उनको बनाया जाएगा आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर। अब वो कैसे ये संतुलन बैठ पाएगा, वो तो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज, जैसे मैंने कहा, महासचिवों की लिस्ट में 8 में से सिर्फ एक ही महिला आई है, स्मृति ईरानी। अभी आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, उस संसदीय बोर्ड में जो ये 11 सदस्यीय बोर्ड है, उसमें सिर्फ एक ही महिला है, सुधा यादव। अब सुधा यादव जो है वो हरियाणा से आती हैं, और सुधा यादव का जो बेटे है सिद्धार्थ यादव, उनको नई वाली टीम में
मीडिया सह संयोजक बनाया गया है, अनिल बलूनी की टीम में सह संयोजक है। तो इसका मतलब है कि सुधा यादव की छुट्टी अब संसदीय बोर्ड से होने वाली है। तो कौन सी महिला नेत्री संसदीय बोर्ड का हिस्सा बनेंगी? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने उपाध्यक्ष बना दिया, पहले भी उपाध्यक्ष थी। स्मृति ईरानी को आपने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। कम से कम एक महिला को आपको संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाना है। तो हमें देखना होगा कि कौन सी महिला को ये लेकर आगे आते हैं। अब वो कोई पुराने नेता की बेटी होंगी या क्या होंगी, वो हमें उसके लिए देखना पड़ेगा। लेकिन संसदीय बोर्ड की जो मैंने लिस्ट कही, अब अमित शाह वो भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, 61 साल की उम्र है, तो ये तो बचे रहेंगे। जेपी नड्डा 65 साल के हैं, इन पे संशय है 50-50 की नई लिस्ट में होंगे नहीं होंगे। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री 83 साल के, ये संसदीय बोर्ड में नहीं होंगे, ये कतई संसदीय बोर्ड के मेंबर नहीं होंगे। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं, 63 साल के हैं। ये इस पे डिपेंड करता है क्योंकि जो अभी असम के, माफ कीजिएगा, सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री हैं, पहले असम के मुख्यमंत्री थे। तो हिमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, अगर फडणवीस को संघ के कहने पर योगी आदित्यनाथ को भी संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा, तो अमित शाह कहेंगे कि मेरे हेमंता बिस्व शर्मा को भी भाई संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाओ, तब सर्बानंद सोनोवाल की छुट्टी हो सकती है। डॉक्टर के लक्ष्मण 66 साल की उम्र है, 50-50 चांस है। इकबाल सिंह लालपुरा 73 साल के, इनकी विदाई होनी तय है। सुधा यादव जैसे कि मैं बता चुका हूं, संशय की स्थिति है। और क्योंकि संशय की स्थिति है कि मां और बेटे दोनों एक ही टीम में तो पदाधिकारी नहीं रह सकते हैं। और फिर सत्यनारायण जटिया, ये 80 साल के हो गए हैं, इनकी भी संसदीय बोर्ड से विदाई तय है। अब जो मीटिंग बुलाई गई है अंशु जी, 22 अगस्त को जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या उससे पहले संसदीय बोर्ड की लिस्ट, क्या उससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की लिस्ट, और क्या उससे पहले प्रवक्ताओं की लिस्ट आती है या नहीं आती है, इस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी। आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें नितिन नवीन और बीएल संतोष दोनों मौजूद रहेंगे, वहां बैठक से इतर भागवत से और दत्तात्रेय होसबले से एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें शायद ये संसदीय बोर्ड के नामों पर फिर से विचार किया जाएगा। क्योंकि अब जो है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पेच जो है फंसा हुआ है। अगर ना फंसा होता तो पूरी नाम, पूरी लिस्ट एक साथ आ जाती और प्रवक्ताओं की लिस्ट अटक जाना। मैं दर्शकों से साफ कहूंगा, मैंने कोशिश की कि भाई प्रवक्ताओं वाली लिस्ट की वोट की है, उसकी कोई खबर मुझे अभी तक नहीं लग पाई कि उसमें कहां मामला फंसा हुआ है। लेकिन अगर लिस्ट अटकी है तो कुछ ना कुछ तो पेज फंसा है उसमें। क्योंकि शहजाद पूनावाला ने जो कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था, आज ही उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी को एक तरह से सार्वजनिक कर दिया है। अब शहजाद पूनावाला की जिस व्यक्ति से लड़ाई हुई थी, मैं उनका नाम बता देता हूं आपको, प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी का प्रमोशन हो गया, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अब वो मीडिया में सह संयोजक बन गए हैं। तो अभी तक शहजाद पूनावाला का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन शहजाद पूनावाला और प्रदीप भंडारी के आपस में बनती नहीं है। अब प्रदीप भंडारी एक बॉस की वाली भूमिका में आ गए हैं। शहजाद पूनावाला का क्या होना है, कैसे होना है, तो प्रवक्ताओं की लिस्ट भी अटकी हुई है। लेकिन प्रवक्ताओं से ज्यादा हमें संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों का फैसला चुनाव समिति की बैठक में होता है और उस पर अंतिम मुहर जो है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड की, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में लगता है। और कई राज्यों में मुख्यमंत्री का जो फैसला होता है वो भाजपा का ही संसदीय बोर्ड करता है। 2001 में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर जो गुजरात भेजने का फैसला था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला था। नरेंद्र मोदी को 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का जो फैसला था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला था। तो संसदीय बोर्ड पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन मामला फंसा हुआ है, पेज फंसा हुआ है। योगी इतनी आसानी से कम अपने हाथ में आई हुई चीज छोड़ने को तैयार नहीं है। तो तराजू के दोनों पल्लों को बराबर करने के लिए क्या देवेंद्र फडणवीस आएंगे, क्या हेमंता बिस्व शर्मा आएंगे, या फिर तीनों की छुट्टी हो जाएगी कि नहीं हमें कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए संसदीय बोर्ड की लिस्ट। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी, इंतजार तो करना पड़ेगा। एक अंतिम प्रश्न है, आपके संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी कि अभी जो बीजेपी में पूरा माहौल बदला है, तो उसी के अनुकूल ये बदलाव हो रहे होंगे। भाई आईटी सेल जिस तरीके से पूरा फेल हुआ था ये जेनजी आंदोलन में, उनकी भाषा से निपट पाने में, और आप बता रहे हैं कि प्रवक्ताओं की भी लिस्ट नहीं हुई है जारी, और अभी इस तरीके से जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि पार्टी को बढ़िया से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होंगे शायद ये प्रवक्ता, तो शायद अब चुन चुन के बदल के भेजे जाएं कि पार्टी शायद सोचे कि जो पुरानी वाली स्ट्रैटेजी थी वो तो कोई काम नहीं कर रही है, भाई बहुत आक्रामक होना या बहुत गाली गलौज वाले स्टाइल में चलना या इस तरह की चीजों को करना।
क्या पुरानी वाली बीजेपी की तरफ लौटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि इससे तो भाई लोकप्रियता कम हो रही है। एक प्रश्न और, ये कि क्या नितिन नबीन का, है तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उनकी चॉइस भी कहीं कोई मतलब अहमियत रख रही होगी या नहीं रख रही होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए अंशु जी, निश्चित तौर पर मीडिया टीम एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आजकल प्रवक्ता टीवी पर डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और क्यों नहीं कर पा रहे थे? कई बार जो आपकी ताकत होती है वही आपकी कमजोरी बन जाती है। अब बीजेपी प्रवक्ताओं को सवाल सुनने की आदत नहीं रह गई, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि बीजेपी प्रवक्ताओं की मदद करने के लिए एक आरएसएस विचारक बैठ जाता है टीवी डिबेट पर, एक वरिष्ठ पत्रकार बैठ जाता है जो भाजपाई से ज्यादा भाजपाई होता है, और एक एंकर होते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को डिफेंड करने के लिए ये सब हुए। लेकिन जो छात्र आंदोलन हुआ जंतर मंतर वाला, तो एंकरों को भी लगा कि भैया अब भी अग्रेसिव नहीं होगे तो जनता पता नहीं क्या करेगी फिर। ठीक है, आप जहाँ रहते हो मोहल्लों में, वहां भी लोग कई बार सवाल तो पूछते ही हैं। तो इसलिए वो अग्रेसिव हुए, और फिर नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे डिबेट में आपको बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई नहीं देते होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में जब तक चंपत राय का इस्तीफा नहीं हुआ, टीवी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता दिखाई नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि उनको ऐसे एग्रेसिव प्रवक्ता लाने होंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी को डिफेंड करते हुए नजर आए। एक बात आपने पूछा कि नितिन नवीन की चली कि नहीं चली, एक चीज में तो चल गई उनको। आईटी सेल का जो हेड थे अमित मालवीय, उनको हटा के छत्तीसगढ़ से वो दीपक म्हात्रे को लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं। तो इनको लेकर आना, ये मुझे लगता है कि ये नितिन नवीन की चॉइस है। और आईटी सेल का नाम भी बदल दिया, आईटी सेल की जगह उन्होंने सोशल मीडिया संयोजक रख दिया है। इतना ज्यादा आईटी सेल बदनाम हो गया है। अच्छा, मुझे चिंता उन 2 रुपए की ट्रोल आर्मी की है, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से काम किया होगा और मालवीय की टीम ने अभी तक भुगतान नहीं किया होगा। पता नहीं उनका पैसा मिले या ना मिले। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा दीपक म्हात्रे से कि जो लोग हम लोगों की आलोचना करने के लिए आते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हम लोगों को गरियाते हुए नजर आते हैं, भैया जो बीजेपी ने पेरोल पे रखे होंगे, अमित मालवीय ने भी रखे होंगे कई सारे, उनके तनख्वाह पैसा दे देना यार, उनसे बेईमानी मत करना, उनको पैसा दे देना। नई आर्मी बननी है तो भर्ती कर लेना, ताकि उनका हौसला बना रहे हमको गरियाते रहने का, और हमारी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती रहे, जम के ताकि हमको हम सच ट्रोल को सामने लाए। करेंगे। हाँ, हमको ट्रोल होने की आदत भी हो गई है। ट्रोल नहीं करेंगे तो थोड़ा सूना सूना लगेगा। अब ट्रोल करें कोई बात नहीं, लेकिन शायद अब वो समझे कि ये ट्रोल करने से कुछ हो नहीं रहा है। जो काम है वो करना चाहिए। जैसे हम निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ना हम किसी के दबाव में करते हैं, ना किसी के कहने से करते हैं। हम बिल्कुल जो सच है, जो सही खबर है, वो आपके सामने लेकर आते हैं। और शायद यही वजह है कि आज जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसकी स्वीकार्यता ज्यादा बढ़ रही है। फिलहाल इंतजार करना होगा बीजेपी की पूरी लिस्ट का कि कौन से बदलाव होते हैं, कौन से नए चेहरे आते हैं और कौन से आउट हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी चर्चा में आपके जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज भाई, योगी आदित्यनाथ के समर्थक बहुत टूट पड़ते हैं कि भैया आप क्या करते हो, हम कुछ नहीं करते हैं। वो तो जो करना है मोदी जी, शाह जी और भागवत जी को करना है, संतोष पाठक और अंशु नैथानी जी को कुछ नहीं करना है। और योगी जी कितना अड़ पाते हैं, लड़ पाते हैं, भिड़ पाते हैं, वो तो योगी आदित्यनाथ को तय करना पड़ेगा। हमारा काम है खबर आपके सामने लाना। लिस्ट अटक गई, लटक गई, और वो लटकी तो क्यों अटकी, कैसे अटकी, आपका अगर कुछ मानना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा अंशु जी ने कहा, हम दोनों को इजाजत दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।